इससे पहले कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूं, सबसे पहले आप लोगों से कुछ बातें। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है? हमारा शरीर आप देख रहे हैं, हमारे जो शरीर में अलग अलग अंग हैं वो ठीक है, जैसे ये हाथ है, ये सर है, ये बाल है, आंखें हैं, आंखों के अंदर की भी पुतली और रेटिना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा नाक है, मुंह है, होंठ है, दांत है, जीभ है, सबका अपना अपना काम है। लेकिन क्या कोई शरीर का एक अंग अकेले शरीर कहलाता है? नहीं ना। शरीर का मतलब ये पूरी की पूरी संरचना। इस पूरी संरचना में हर चीज का अपना एक फिक्स प्लेस है। सर का, आंख का, नाक का, हाथ का, पैर का, एवरीथिंग हैज अ सर्टेन प्लेस। और हर फिक्स चीजों का अपना नाम और अपना काम है। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना और सांस लेना, जीभ का काम है स्वाद लेना, दांत का काम है चबाना, कान का काम है सुनना, हाथों का काम है किसी चीज को उठाना, छूना, पैर का काम है खड़े रहना, चलना। शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो बाहर से नहीं दिखते हैं, जैसे हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज, हमारे लंग्स और इंटेस्टाइन, ये जो सारी चीजें। तो कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य चीजें हैं। अदृश्य इसलिए क्योंकि वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमें खुली आंखों से सामने से दिखाई नहीं पड़ती। इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा शरीर बनता है और इन सारी चीजों का एक सर्टेन काम होता है। काम के आधार पर ही उसका नामकरण हुआ है और काम के आधार पर ही उसको कैटेगराइज किया गया है। क्या कान का काम नाक कर सकता है? नहीं कर सकता। मुंह का काम हाथ कर सकता है? हाथ का काम मुंह कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों के निश्चित काम है और कार्य के आधार पर ही उन्हें कैटेगराइज और प्लेस किया गया है। इसी तरीके से जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, इतने देर से मैंने जो कुछ भी बातें आपको समझाने के लिए बताई, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उन वाक्यों में भी कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हर शब्द एक जैसे नहीं होते हैं, हर शब्द का काम एक जैसा नहीं होता है। कोई नाम बताता है, कोई काम बताता है, कोई गुण बताता है, कोई जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वाक्य में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है। और अगर कार्यों के आधार पर कैटेगराइज करें तो अंग्रेजी ग्रामर में इसे 8 भागों में बांटा गया है और हर एक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। स्पीच मतलब भाषा या बोली। तो भाषा या बोली के जो खंड हैं, जो अंग हैं, उन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द आते हैं अंग्रेजी भाषा में जो नाम बताते हैं किसी का या नामकरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। जितने भी शब्द ऐसे हैं जो नाम को रिपीट होने से रोकते हैं या उसके बदले प्रयोग किए जाते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जितने भी ऐसे शब्द हैं जो नाम को क्वालिफाई या क्लासिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जैसे पेन है तो रेड पेन है, शर्ट है तो ब्लैक शर्ट है, तो जब किसी नाम को या किसी नाउन को क्वालिफाई करें, क्लासिफाई करें, मॉडिफाई करें तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर की शुरुआत का सबसे शुरुआती टॉपिक, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी प्रकार हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। एक बेसिक लेवल की चर्चा करेंगे, बीच में थोड़ी बहुत अतिरिक्त चीजें भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा तो एक बड़ा वीडियो होगा उसका। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिक्स तौर पर बता दूं, जिसमें कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें मैं बताऊं जिससे आप लोगों को थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना आसान हो जाए। लेकिन मैं उसको एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार खत्म हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को उसको एक कलेक्टिव तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आप लोग वाक्य विचार के नाम से जानते होंगे या शब्द विचार के नाम से जानते होंगे हिंदी में। तो जैसे कोई वाक्य लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, मोहन इज माय फ्रेंड, तो कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा वाक्य लिखा जाए, उस वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन हर शब्द का काम एक जैसा नहीं होता है। कोई शब्द किसी का नाम बताता है, कोई शब्द किसी का काम बताता है, कोई शब्द किसी का गुण बताता है, कोई शब्द कनेक्ट करता है, कोई शब्द किसी का भाव बताता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा गया, देखिए आप परिभाषा देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, ध्यान इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा गया है? वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, ठीक है।
यहां पर लिखा भी है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा का, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनका वाक्यों में जो प्रयोग होता है वो वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में उन्हें बांटा जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं कोई वाक्य बोल रहा हूं तो किसी भी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से डिसाइड नहीं होता है। ये अलग बात है कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं इनमें से अधिकतर शब्द किसी न किसी विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ राम, मोहन, श्याम, ये सब नाम है। मैं, तुम, वह, हम, ये सब नाम के बदले यानी सर्वनाम यानी कि प्रनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। खेलना, कूदना, हंसना, गाना ये सब कार्य हैं तो क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, छोटा, मीठा, खट्टा ये सब गुण हैं तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जल्दी से, तेजी से, अच्छे से, खराब से, सुंदरता से, ये सब कार्य के तरीके हैं तो एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं जो उनका फ्रीक्वेंट यूज होता है, नॉर्मली हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो जैसे वाटर क्या है, नाउन है, हंसना क्या है, वर्ब है, मैं, तुम क्या है, प्रनाउन है। इसका मतलब यह है कि हमारे दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि अगर कोई शब्द मुझसे किसी ने पूछ दिया, हमारी जब आपसे मैंने पूछा प्ले बताइए तो आप कहेंगे प्ले मतलब खेलना, वर्ब है। लेकिन आपको पता है प्ले मतलब नाटक भी होता है, तो उस समय ये क्या बन जाएगा, उस समय ये बन जाएगा नाउन। अच्छा, मैंने कहा वाटर, आप कहेंगे वाटर मतलब पानी, नाउन है। मैंने कहा वाटर मतलब पानी देना भी होता है, उस समय क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। तो इसी तरीके से जो शब्द होते हैं उनका जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया होता है तब तक आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मतलब नहीं बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो शब्दों का, हर शब्द का जो प्रयोग होता है उस प्रयोग के आधार पर उसे 8 भागों में बांटा गया है और हर भाग को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब वो हर भाग कौन कौन से हैं आपके सामने है, मैं दिखाता हूं, देखिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग क्या है जी, नाउन। एक लैटिन वर्ड है नाउन जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नेम। अच्छा, आप लोग बताइए, आप जानते हैं ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं नाम, संस्कृत में बोलते हैं संज्ञा, व्याकरण में आप क्या पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं कि नाम पढ़ते हैं, संज्ञा। तो आप अपने दोस्त से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, या आप ये पूछेंगे आपकी संज्ञा क्या है। क्या आप पूछेंगे कि आपकी संज्ञा क्या है, नहीं, आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश में आप क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, आप ये नहीं पूछते हैं व्हाट इज योर नाउन। तो नाउन लैटिन भाषा से लिया गया और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द दुनिया के अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। कुछ को हूबहू प्रयोग किया जाता है, कुछ को उसके इंग्लिश काउंटर पार्ट से रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन ग्रामर में उन्हें एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही देखिए, कई बार क्या होता है, जिस चीज को आप अपने से सुपीरियर शुरू से मानते आए हैं आप उसका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रनाउन, जिसको आप लोग कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। अंग्रेजी भाषा में ऐसा प्रयास किया जाता है, इवन हिंदी में भी प्रयास किया जाता है कि नाउन्स को बार बार रिपीट करने से बचा जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। मोहन कम्स टू माई हाउस डेली, मोहन रोज मेरे घर आता है। आई प्ले विथ मोहन, मैं मोहन के साथ खेलता हूं। अगर आप इसी की जगह बोलते हैं मोहन इज माई फ्रेंड, ही कम्स टू माई हाउस डेली, वह रोज मेरे घर आता है। आई प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलता हूं। तो आपने मोहन को 2 बार 3 बार नहीं रिपीट किया, आपने एक ही बार मोहन बोला, दूसरी बार में उसके लिए ही और तीसरी बार में उसके लिए हिम शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब यह है कि मोहन जो है वो नाउन है और जब उसको रिपीट किया गया तो उसके बदले ही और हिम का प्रयोग किया गया जो कि प्रोनाउंस है, ठीक है। अब कोई ये कहेगा कि अच्छा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको रिपीट होने से रोका जाए। तो क्या बिना नाउन के प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, नहीं। जब तक किसी वाक्य में अगर आपने पहली बार नाउन का यूज नहीं किया है तो उसके बदले उसके आप कोई प्रोनाउन आप यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपने किसी दोस्त से कहा वे लोग कल आ रहे हैं, तो क्या मेरा दोस्त जान गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, नहीं ना। ये वे लोग कौन है, मैंने कहा राम और मोहन पटना में रहते हैं, वे लोग कल आ रहे हैं। अब मैंने जिसको ये बात बताई वो समझ गया कि मैं राम और मोहन की बात कर रहा हूं।
और ये वे लोग शब्द मैंने राम और मोहन के लिए कलेक्टिवली प्रयोग किया है। तो प्रोनाउन तब यूज किया जाता है जब सेंटेंस में उसका कॉरस्पॉन्डिंग नाउन पहले से आया हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, अतः संज्ञा का प्रयोग पहले हो चुका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण का हमेशा तात्पर्य विशेषता बताना ही नहीं होता है। अगर आप विशेषता का मतलब बड़ाई समझते हैं तो, अगर आप समझते हैं विशेषता का मतलब विशेष गुण, तब आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का काम विशेषता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, इसके पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ही नाम की 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हैं। मान लीजिए मेरे पास 4-5 कलमें हैं। अब आप कहेंगे कलम दीजिए, तो मैं पूछ सकता हूं ना कौन सी कलम, लाल कलम, नीली कलम। तो आप कहेंगे सर नीली कलम चाहिए। हो सकता है कि उन 4-5 कलमों में मेरे पास 2 नीली कलमें हो, एक नया हो एक पुराना हो। तो मैं आपसे फिर पूछ सकता हूं कौन सी नीली कलम दूं मैं, नई वाली या पुरानी वाली? तो आप कहेंगे नई वाली दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि मुझे एक कलम आपको देने में, 5 में से एक चुनने में 2 अलग अलग सूचनाओं की जरूरत पड़ी, कौन सा रंग का और नया वाला या पुराना वाला। आप किसी दुकान पर जाते हैं, एक जैसे आपने शर्ट खरीदने के लिए आप किसी शर्ट की दुकान पर गए, तो जब आप शर्ट की दुकान पर जाएंगे तो आपसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा, पूछेगा कौन से कलर का, कौन से साइज का, कैसे कपड़े में। तो 2 या 3 सवाल आपसे पूछेगा। अगर वो साइज पहले पूछेगा तो उसके बाद रंग पूछेगा, उसके बाद वो फैब्रिक पूछेगा, उसके बाद वो आपसे कीमत पूछेगा कि कितने रुपए तक में दिखा दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपने पास जितनी शर्ट रखी है, सबका नाम तो शर्ट ही है, तो क्लासिफाई करने के लिए उनके पास एक तरीका है। उस तरीके से वो आपसे बारी बारी से इंफॉर्मेशन मांगते हैं और फिर आपको वो सामान देते हैं। तो अब एक बात ध्यान से समझिए कि जब आपके पास किसी चीज का मल्टीपल ऑप्शन है और सबका नाम सेम है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। विशेषता का मतलब क्लासिफाई करना, क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना सब होता है। उसके बाद नंबर आता है वर्ब का। देखिए सेंटेंस जब लिखा जाता है मूल रूप से उसमें 2 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये इसमें ऑब्जेक्ट तक आप पहुंच सकते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये हमेशा या तो कोई नाउन बनता है या कोई प्रोनाउन बनता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन ही होता है। इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउन प्रोनाउन का काम क्या होता है वाक्य में, या तो कोई सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसका उल्टा क्या होता है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। एक रूल का अपोजिट रूल भी होता है। एक रूल मैंने क्या बताया कि यदि किसी सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन का यूज किया गया है तो वो नाउन प्रोनाउन या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। वो चाहे वर्ब का सब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर किसी सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई वर्ड किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया गया है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सामान्यतः नाउन होगा और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन चूंकि प्रोनाउंस की संख्या सीमित है, अगर आप प्रोनाउन पहचानते हैं तो आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। अदरवाइज अगर कोई शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो 99% एक नाउन ही होगा। और अगर वो नाउन नहीं है तो नाउन के बदले कोई प्रोनाउन होगा। यानी कि वो शब्द दिखने में कुछ भी हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसको आप नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब बेसिकली क्या होते हैं? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, लेकिन क्रिया का मतलब सिर्फ कार्य ही नहीं होता है। कार्य, अवस्था और अधिकार या संबंध, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कार्य का मतलब एक्शन, अवस्था का मतलब स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, इसका अर्थ होता है पोजीशन, और इसका मतलब एक्शन तो आप जानते ही हैं। तो किसी भी सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन गया? नाउन। वर्ब खुद पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है और वर्ब जो होता है वो एक्शन, पोजीशन और स्टेट भी बताता है सेंटेंस का। तो सेंटेंस का अगर सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर देखा जाए कोई है तो वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बनता। आप कितना भी बड़ा वाक्य लिख दीजिए, वर्ब निकाल दीजिए, इसका मतलब है कि उस सेंटेंस का कोई अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है जी? एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। नाम से समझ में आ रहा है कि क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन परिभाषा इसकी कहती है
कि वो शब्द जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, क्लासिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और गहराई में आपको बताऊं कि देखिए, सबसे ज्यादा अगर एडवर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब के लिए होता है। फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए कब होता है, क्यों होता है? तो जब किसी गुण की इंटेंसिटी बतानी हो, तीव्रता बतानी हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यह चाय मीठी है, और मैंने कहा यह चाय बहुत मीठी है। तो मीठा होना चाय का गुण है, लेकिन बहुत उस गुण की इंटेंसिटी है। तुम बहुत धीरे चलते हो, तो धीरे चलना आपके कार्य का गुण है, यानी कि धीरे एक एडवर्ब है, लेकिन आप बहुत धीरे चलना धीरे की इंटेंसिटी को बता रहा है। तो इसीलिए एडवर्ब सामान्यतः वर्ब के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इंटेंसिफायर भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है प्रेपोजिशन। क्या होते हैं प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होते हैं और उन नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन वो सेंटेंस में जोड़ते हैं। अब प्रीपोजिशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन, किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले लगेगा। इसका मतलब कि कोई शब्द सिर्फ प्रीपोजिशन तभी होगा जब उसके बाद कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन जरूर आया हो। वैसे आप लोगों को प्रीपोजिशन जो दिखने में प्रीपोजिशन है वो आपको बिना नाउन प्रोनाउन के भी दिखेंगे, लेकिन तब उसका रोल बदल जाता है। ये नहीं आपको समझना कि अरे सर ने अधूरी बात बता दी, सर ने ये बता दिया कि नाउन प्रोनाउन के पहले ही आता है और बिना नाउन प्रोनाउन के आएगा तो क्या होगा, ये तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि जब बिना नाउन प्रोनाउन के आते हैं तब उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है, जो कि अभी जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोगों को डिटेल पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन सब एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच खूब अच्छे से मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा, बहुत बारीक बारीक बातें भी बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा होगी। इसके बाद से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबके बारे में पहले उसका बिगिनर लेवल, फिर उसके बाद उसका डिटेल। बिगिनर लेवल इसलिए क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स में चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो लास्ट ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी बचा था वो मैंने पढ़ाया। अभी मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, इसी के बीच में वर्ड ऑर्डर, अलग अलग चीजें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये सभी पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार कंप्लीट पढ़ा दूंगा। जब आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचित हो जाएंगे तो बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो शुरू में आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे समझना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर नाउन प्रोनाउन एक एक कोशिश करेंगे, 1 से 2 क्लास में मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा दूं। हाँ, उसमें मैं एडवांस लेवल तक अभी आपको लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी बारीक चीजें जरूर मैं अभी ही बता के चलूंगा, जिसको बाद में मुझे रिपीट ना करना पड़े। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन जैसे इन, एट, ऑन आप लोग देखते होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इज प्लेइंग, चाहे इसको और अच्छे से लिखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। अब आप गौर से देखिएगा कितने नाउन हैं, एक नाउन राम, एक नाउन क्रिकेट और एक नाउन फ्रेंड्स। ये जो दोनों नाउन है ये इस वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन खेल रहा है? राम। राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। किसके साथ खेल रहा है? दोस्तों के साथ। तो ये जो नाउन है ये सेंटेंस में इस विथ के माध्यम से कनेक्टेड है। अगर मैं इस विथ को हटा दूं और मैं आपसे कहूं कि जरा इसको पढ़िए, तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा अरे ये कैसा वाक्य है, फ्रेंड्स तो लग रहा है कि सेंटेंस का पार्ट है ही नहीं। तो अगर ये विथ नहीं होगा तो ये फ्रेंड्स सच में इस वाक्य का पार्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम किसी नाउन और प्रोनाउन को जोड़ना होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, इसके बाद ये जो 2 बचा है इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप 2 अलग अलग टीमों में बांट सकते हैं, एक नाउन की टीम, एक वर्ब की टीम, यानी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की टीम और एक वर्ब की टीम। और तब आपको पता चलेगा कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किसके लिए होता है और उसका टीम का हेड कौन है या टीम का कैप्टन कौन है। देखिए, जिस प्रकार प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है उसी तरीके से कंजंक्शन भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन इस जोड़ में थोड़ा सा अंतर है। जब हम नाउन को और प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रीपोजिशन जो होता है वो सिर्फ जोड़ता नहीं है, उसका अपना कुछ स्पेसिफिक वर्क भी है। जैसे टाइम बताना, प्लेस बताना, एसोसिएशन बताना, उसी के अलावा अधिकार और संबंध बताने में भी हेल्प करता है। जैसे ऑफ लगा दिया जाए तो मान लीजिए मैंने कहा
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग में मॉर्निंग नाउन है और इन प्रीपोजिशन है, और इन द मॉर्निंग क्या है, टाइम है। मैंने कहा इन द रूम, इसमें रूम नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, लेकिन इन द रूम क्या है, प्लेस है, और टाइम और प्लेस बताने का काम एडवर्ब का होता है। यानी इन द मॉर्निंग का इन और इन द रूम का इन प्रीपोजिशन है, केवल इन प्रीपोजिशन है। क्यों इन प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये रूम और मॉर्निंग के पहले लगा हुआ है और रूम और मॉर्निंग को वाक्य से जोड़ रहा है। लेकिन पूरा इन द मॉर्निंग और इन द रूम, ये पूरा कंप्लीट एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि टाइम और प्लेस बता रहा है। बस इसी वजह से प्रीपोजिशन को कंजंक्शन से अलग माना जाता है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे एंड, और, बट, ठीक है, इसके अलावा WH वर्ड्स, इसके अलावा दैट, ये सारे जो शब्द होते हैं ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि आप मेरे छात्र हैं, आई नो दैट यू आर माई स्टूडेंट। तो क्या यहाँ पर जो मैंने दैट लगाया जिसका अर्थ हिंदी में की है, क्या ये कुछ बता भी रहा है एक्स्ट्रा? नहीं, ये सिर्फ दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग। तो ये एंड क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन का रोल सिर्फ और सिर्फ जोड़ना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लास्ट में बचा हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को अगर अच्छे से समझना हो तो इसमें से TER को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बचेगा इंजेक्शन। जब किसी को इंजेक्शन पड़ता है तो क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। यानी जब आपके साथ कोई एक्शन अचानक से हो तो आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, यानी एक्शन पर रिएक्शन देते हैं, और उसी रिएक्शन को आपके चेहरे के भाव से या आपके भाव से समझा जा सकता है। यानी जब कोई घटना किसी के साथ अचानक घटती है, यानी कोई एक्शन किसी के साथ अचानक होता है, तो वो रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन में उसका भाव यानी एक्सप्रेशन छिपा होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को या इस रिएक्टिव एक्सप्रेशन को इंटरजेक्शन कहा जाता है। यानी कि अगर आप फिर से देखें तो ये नाम है, ये नाम के बदले प्रयोग होता है, ये नाम के लिए प्रयोग होता है, ये काम है, ये काम के लिए प्रयोग होता है, ये नामों को जोड़ता है, ये कामों को जोड़ता है, यानी वाक्यों को जोड़ता है। देखिए कंजंक्शन के बारे में आपको जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो विशेष समझाऊंगा। कंजंक्शन का काम मुख्य रूप से दो वाक्यों को जोड़ना होता है, और किसी भी वाक्य का निर्माण बिना क्रिया यानी बिना वर्ब के नहीं होता है। यानी मूल रूप से देखा जाए तो ये वर्ब को ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार आपको कुछ अन्य शब्द भी कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंटेंस की तरह ही जुड़ते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। जैसे अभी एग्जांपल से समझ लीजिए, राम खेल रहा है और श्याम खेल रहा है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ राम और श्याम खेल रहे हैं। तो क्या है यहाँ इसमें इस और शब्द ने सिर्फ राम और श्याम को जोड़ा है? नहीं, मूल रूप से इस वाक्य को आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, राम खेल रहा है और श्याम खेल रहा है। तो इस और शब्द का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में करते हो तो वाक्य बड़ा हो जाता, और इसमें कुछ चीजें कॉमन थी और कुछ चीजें अनकॉमन थी। तो हमने क्या किया, अनकॉमन चीजों को एक जगह जोड़ दिया, बाकी को में से एक को हटा दिया। जैसे राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज प्लेइंग, इसमें से मैंने इज प्लेइंग की जगह आर प्लेइंग कर दिया और राम और श्याम के बीच में एंड लगा दिया, तो सेंटेंस हो गया राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो जब राम एंड श्याम आर प्लेइंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एंड ने तो राम और श्याम को जोड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसने राम और श्याम को नहीं जोड़ा, इसने दो वाक्यों को जोड़ा है जिसमें अनकॉमन राम और श्याम थे, इसलिए हमने वहां पर एंड का प्रयोग कर दिया। तो ये कंजंक्शन की चीज है। अभी आप बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको बहुत लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब कंजंक्शन पढ़ेंगे डेडिकेटेड तरीके से, तो ये सारी बातें उस समय आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये किसी वाक्य की मूल संरचना होती है। इसके बाद आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, वर्ड ऑर्डर, मैंने सब ऑलरेडी आपको पिछले 4-5 क्लासेज में पढ़ा दिया है। तो जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली एक नाउन और एक प्रोनाउन होता है। मतलब कोई नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो उसके बदले उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब कि ये दो जो दोनों है, ये नाउन और ये जो है आपका वर्ब। तो नाउन और वर्ब, ये इसकी दो टीम आप समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टीम हो गई और ये वर्ब की टीम हो गई। अब आप बताइए, नाउन के बदले क्या लगता है? प्रोनाउन लगता है। नाउन के लिए क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। नाउन को कनेक्ट कौन करता है? प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है। जहां भी मैं नाउन कह रहा हूं समझ लीजिए वहां नाउन के अलावा प्रोनाउन भी, ठीक है, नाउन के बदले आता है प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन दोनों के लिए, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन दोनों के लिए। तो मूल रूप से अगर किसी सेंटेंस में नाउन आएगा तभी इनकी जरूरत पड़ेगी। बिना नाउन का प्रयोग किए क्या आप किसी वाक्य में कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं?
कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि दुकान पर जाइए और दुकान वाले से कहिएगा भैया जरा 2 दे दीजिए, दे देगा? वो आपसे पूछेगा क्या दे दें। फिर आप कहिएगा कि जरा एगो लाल दे दीजिएगा, वो काला दे दीजिएगा। फिर आपसे वो पूछेगा क्या दे दें। तीसरी बार बोलिएगा जरा सस्ता दे दीजिएगा, तो फिर पूछेगा क्या दे दें। और अगर आपने नहीं बताया तो झल्ला के कहेगा मारेंगे एक झपड़, भागो नहीं यहां से। तो क्यों कहेगा? क्योंकि आपने सिर्फ एडजेक्टिव यूज किया था, नाउन यूज ही नहीं किया था। तो जब आप नाउन यूज ही नहीं करेंगे तो एडजेक्टिव का काम क्या है? आप दुकान पे जाके कहिए भैया वह दे दीजिए, दे देगा? तो जब आप नाउन यूज ही नहीं करेंगे तो प्रोनाउन यूज करके क्या करेंगे? तो जब भी बिना देख, बात समझ लीजिए, वह का मतलब मैंने इशारा करने वाला नहीं, नॉर्मल का भैया जाके नॉर्मल कहिए भैया वह दे दीजिए, तो नहीं जानेगा। तो इसका मतलब यह कि आप प्रोनाउन यूज करिए, चाहे एडजेक्टिव यूज करिए, चाहे प्रीपोजिशन यूज करिए, सेंटेंस में बिना नाउन के इनका कोई काम नहीं होता है। अगर सेंटेंस में प्रोनाउन आया तो निश्चित ही उसका कोई नाउन पहले आया होगा या अंडरस्टूड होगा बोलते समय कि किसकी बात हो रही है। एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो किसी नाउन के पहले लगेगा, या नाउन आया है तब ये वर्ब के बाद लगेगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, अ गुड बॉय लगा तो बॉय आया है तभी तो गुड लगा हुआ है। अब आ जाइए वर्ब में। वर्ब के टीम का एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्यों? एडवर्ब आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। कंजंक्शन इसलिए क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ता है और वाक्य बिना वर्ब के बनाना पॉसिबल नहीं है। और इंटरजेक्शन ये एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जब एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, नाउन वर्ब दोनों टीम के कैप्टन हो गए। नाउन के बदले प्रोनाउन, नाउन के लिए एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन। उसी तरीके से वर्ब के लिए एडवर्ब, वर्ब के लिए जोड़ने के लिए कंजंक्शन और एक्शन का रिएक्शन इंटरजेक्शन। इसको एक और कैटेगरी में मैं देखिए, और आप इस तरीके से पढ़ते हैं, किताबों में आपको ऐसे मिलता है, ये इलेबोरेशन आपको किताबों में नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं इसके साथ आप लोगों को सिखा रहा हूं, आइए देखते हैं। अगर अच्छे से समझ जाएं तो सबसे अच्छी बात है। आइए देखिए, अगर आप किसी सेंटेंस के मूल शब्द की बात करें, रूट, तो रूट में क्या होता है? कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट के लिए आपको क्या यूज करना होता है? या तो नाउन यूज करते हैं या तो प्रोनाउन, वर्ब और वर्ब। यानी एक वाक्य को बनाने के लिए, एक वाक्य को लिखने के लिए, एक वाक्य का बेसिक अस्तित्व तैयार करने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की जरूरत होती है। इसीलिए ये वाक्य के रूट हैं। ये मैंने खुद से तैयार किया है, आप इसको किसी किताब में मत खोजिएगा, ठीक है। रूट के बाद क्या आता है? रूट के बाद आता है मॉडिफायर, या फिर आप इसको क्लासिफायर भी कह सकते हैं। तो मॉडिफायर या क्लासिफायर का मतलब वो शब्द जो किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ के मॉडिफाई कर दे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुर्ता और मैंने कहा काला कुर्ता, लाल कुर्ता, तो कुर्ता के साथ लाल और काला जुड़ते ही नाम अब कुर्ता नहीं रह गया, कुर्ता से काला कुर्ता हो गया, कुर्ता से लाल कुर्ता हो गया। और ये जो कुर्ता शब्द है ये नाउन था, अकेले था, लेकिन जैसे ही लाल और काला जुड़ा अब ये एक दूसरे में विभाजित हो गया, वर्गीकृत हो गया। समझ में आई बात? छोटा लड़का, बड़ा लड़का, अच्छा खाना, खराब खाना। तो जब भी आप एक ही चीज को 2 भागों में बांटते हैं तो जो शब्द उसके साथ जुड़ते हैं वो शब्द जुड़ते हैं उसको मॉडिफाई कर देता है और अपने जैसों से उसको अलग कर देता है, यानी क्लासिफाई कर देता है। तो क्लासिफायर और मॉडिफायर, इसमें क्या होता है? इसमें एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। यानी ये रूट हो गए, इनकी जरूरत पड़ती है वाक्य की संरचना के लिए। इन दोनों की जरूरत पड़ती है इन दोनों को मॉडिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। राम मीठा आम खाता है, राम ईट्स अ स्वीट मैंगो। तो राम तो आम ही खाता है, बस आपने स्वीट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? आम को मॉडिफाई करने के लिए किया या आम को क्लासिफाई करने के लिए किया। इसके बाद नंबर आता है कनेक्टर। कनेक्टर, जब 2 शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ना होता है तो कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर नाउन प्रोनाउन जोड़ना हो तो प्रीपोजिशन, वर्ब जोड़ना हो, सेंटेंस जोड़ना हो या नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ जोड़ना हो तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। और ये हो गया लास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, आपको पता है जब आपके साथ कोई घटना अचानक से घटती है तो आप रिएक्ट करते हैं, तो आपके चेहरे पर एक भाव आता है,
वो दुख का भाव हो सकता है, खुशी का भाव हो सकता है, आश्चर्य का भाव हो सकता है, निंदा का भाव हो सकता है, घृणा का भाव हो सकता है, आश्चर्य का भाव हो सकता है। तो कोई भी भाव जो आपके चेहरे पर आएगा उसको आप एक्शन का रिएक्शन समझ लीजिए। तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो देख लीजिए आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर नाम के आधार पर कैटेगराइज किए गए थे, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। मैंने उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले तो 2 टीम में विभाजित कर दिया, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टीम और एक वर्ब का टीम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टीम का मतलब नाउन का टीम, वर्ब का टीम तो वर्ब का ही टीम था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के टीम में नाउन कैप्टन, प्रनाउन उसके बदले आता है वाइस कैप्टन, समझ लीजिए नाउन कैप्टन प्रनाउन वाइस कैप्टन हो गया सपोज करिए। उसके बाद एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन। इसके बाद या इस तरीके से समझिए, रूट मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारा वाक्य किससे बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब से। सब्जेक्ट का मतलब नाउन प्रनाउन, वर्ब तो वर्ब ही है। तो ये हो गया मूल। जब ये रहेगा तभी इनकी तीनों की जरूरत होगी, यानी रूट नहीं है तो पेड़ नहीं है, जब जड़ ही नहीं है तो फिर पेड़ किस बात का। तो यानी कि एडजेक्टिव एडवर्ब तब यूज होंगे जब करस्पॉन्डिंग नाउन प्रनाउन के लिए एडजेक्टिव, वर्ब के लिए एडवर्ब। तो ये रहेंगे तभी इसकी जरूरत है, नहीं तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कनेक्टर, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। तो जब नाउन प्रनाउन रहेगा तब ना आप कनेक्ट करिएगा, जब नाउन प्रनाउन है ही नहीं तो कनेक्ट क्या करना है। अगर एक वाक्य से दूसरा वाक्य आएगा तब तो कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर एक्स्ट्रा नाउन प्रनाउन वर्ब या दूसरे शब्द होंगे तभी आपको कनेक्टर की जरूरत है। आपके पास फेविक्विक रखा हुआ है, लेकिन आप फेविक्विक का यूज कब करिएगा, जब कुछ टूटेगा। जब कुछ टूटा ही नहीं है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाके जोड़ना होगा, जब है ही नहीं तो क्या उसकी जरूरत है। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। जब आपके साथ कोई घटना होगी तब तो आप, अचानक घटना होगी तब तो आपके चेहरे से भाव दिखेगा, कोई घटना ही नहीं होगी तो एक्सप्रेशन की जरूरत क्या है। इसका मतलब यह है कि जब आपके साथ कोई घटना अचानक से घटे तो आप रिएक्ट करेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन होगा। तो इसलिए मैं इसको 4 कैटेगरी में, वाक्य का रूट, उन वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को मॉडिफाई करने वाले शब्द, वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, और ऐसे शब्द जो आपके एक्सप्रेशन, आपके अचानक आपके मन में जो भाव उठता है अचानक घटना घटने पर उसको दिखाने वाला। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके उस चीज के लिए जो डेफिनेशन में आपने सीखा था। डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। अब समय आ गया है ये इस बात को समझने का कि कैसे पता चलेगा कि कोई शब्द वाक्य में क्या काम कर रहा है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आइए यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल आपको इस बात को समझने में मदद करेंगे। लिखा है, पढ़िए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंटेक्सुअल यूसेज ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया जाता है। किसी भी शब्द का प्रयोग देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अधिकतर शब्द आपको मिलेंगे जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो आप जानते होंगे या आपको ये पता होगा कि इसी रूप में ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और आपसे सवाल पूछा जाएगा और तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन अगर वाक्य को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बिना पढ़े आपका उत्तर गलत हो जाए। ठीक है, आइए इसी के कुछ एग्जाम्पल पहले यहाँ पर जो लिखे गए वो, फिर इसके बाद मैं अपनी तरफ से आपको उसके लिए कुछ अतिरिक्त एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगा। ठीक है, आई लव माई कंट्री। देखिए यहाँ पर भी लव आया है, शी इज माई लव, यहाँ पर भी लव आया है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर नाउन है। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, प्रेम करना। यहां पर लव का अर्थ क्या है? प्रेम करना। शी इज माई लव, वह मेरी प्रेमिका है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रेमिका यानी कि व्यक्ति, प्रेम करना यानी कि कार्य। तो यहां पर लव वर्ब है और यहां पर क्या है? लव नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यह एक तेज ट्रेन है। ट्रेन नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है फास्ट, तो यहां पर फास्ट एडजेक्टिव है। द बॉय रन्स फास्ट, यहां पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्यों? लड़का तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वहां पे उसके दौड़ने के बारे में बताया जा रहा है। अब आ जाइए यहां पर इन, ये देखिए, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे फील्ड नाउन आया है ना, तो नाउन के पहले लगा है इसलिए प्रीपोजिशन है, और नाउन के साथ मिलकर ये क्या काम कर रहा है? प्लेस बता रहा है। और ये देखिए, प्लीज कम इन, ये बता रहा है कि कहाँ आना है। लेकिन क्या इस इन के बाद कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है? नहीं, ये इन अकेले ही प्लेस बता रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और कोई व्यक्ति दरवाजे पर आए, तो मैं बोल सकता हूं कम इन, नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता कम इन टू द क्लासरूम।
अब एक बात समझिए, कम इनटू द क्लासरूम को ही मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, कम इन। तो जो काम इनटू द क्लासरूम कर रहा है वही काम अकेले इन कर रहा है। प्लेस बता रहा है कि आपको कहां आना है, और प्लेस बताने का काम एडवर्ब का होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बात समझिए, इन प्रीपोजिशन है क्योंकि इसने इस नाउन को जोड़ा है, लेकिन ये पूरा क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन एग्जांपल्स की सहायता से आप ये बात समझ जाएंगे कि एक ही शब्द के अलग अलग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हों तो उनके साथ कैसे हम पता लगाएंगे कि वो कब किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं, वाटर। वाटर का हिंदी में सामान्यतः अर्थ क्या होता है, पानी। अगर मैं कहूं आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर पानी वस्तु है ना, तो ये क्या काम कर रहा है, नाउन का। लेकिन अगर मैं कहूं आई वाटर माई प्लांट्स डेली, मैं प्रतिदिन अपने पौधों को पानी देता हूं। अब बताइए तो यहां पर वाटर क्या है, पानी देना, यानी कि वर्ब। अगर मैं यहीं पे कहता आई हैव टू बाई अ वाटर बॉटल, आई हैव टू बाई अ वाटर बॉटल। अब बताइए यहां पर वाटर क्या है, तो यहां पर ये बता रहा है कि मुझे कैसा बोतल खरीदना है, वाटर बॉटल खरीदना है। तो वाटर यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि इस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आया कि अगर कोई कहता कि वाटर का मतलब, वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहते हैं, नाउन। लेकिन इन तीन एग्जांपल से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसी भी शब्द का प्रयोग जब तक वाक्य में ना हो जाए तब तक आप ये बता नहीं सकते हैं कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, लाफिंग। लाफिंग, लाफ का मतलब हंसना होता है, तो लाफ का अगर एग्जांपल देखा जाए तो लाफ का मतलब होता है हंसना। अगर मैं कहूं ही इज लाफिंग, मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं, उसके बाद ही लाइक्स लाफिंग। लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। I have a laughing doll, और he came to me laughing। अब बताइए, चलिए देखते हैं आप कितना इस चीज को समझते हैं। यहां पर लाफिंग क्या है, वह हंस रहा है, यानी कि हंसने का काम कर रहा है ये। तो जब कोई काम कर रहा है तो वह वर्ब है। ही लाइक्स लाफिंग, उसे हंसना पसंद है। क्या पसंद है, हंसना पसंद है। तो जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है, उसी तरीके से मुझे हंसना पसंद है। यानी कि एक वस्तु की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। इस लाइक्स का ऑब्जेक्ट है ये। लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हंसना एक अच्छा व्यायाम है। अगर मैं कहूं कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो बिल्कुल सेंटेंस वैसा ही दिख रहा है ना, राम इज अ गुड बॉय, लाफिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जिस प्रकार से राम एक लड़का है उसी प्रकार से हंसना एक व्यायाम है। तो राम क्या है, नाउन है। इसी तरीके से लाफिंग भी क्या है, नाउन है, और ये इस इज का सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और देखिए आई हैव अ लाफिंग डॉल, जैसे मान लीजिए मैं कहता आई हैव अ न्यू डॉल, मेरे पास एक नई गुड़िया है। तो न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वह डॉल के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से बताइए मेरे पास कैसी गुड़िया है, हंसने वाली गुड़िया है। तो जैसे न्यू एडजेक्टिव वैसे यहाँ पे लाफिंग क्या है, एडजेक्टिव है। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, कैसे आया, हंसते हुए आया।
कार्य करने का तरीका बताने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसका मतलब कि ये क्या है, एडवर्ब है। अब आप इन्हीं एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई शब्द वाक्य में आया है तो आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना वाक्य में प्रयोग के नहीं बताएं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दिखाता हूं कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे आई, आइए दिखाते हैं। लाफिंग समझ गए आप लोग, लाफिंग के पहले आप लोगों ने वाटर समझ लिया। ये दो एग्जाम्पल पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमनली जो होते हैं वो आदमी बताता जरूर है, लेकिन उसको वाक्य में प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे आई। अच्छा, आई क्या है? अगर मैं आई का यूज करूं, बताइए, मैं दो वाक्य लिखता हूं, बताइएगा आप लोग दोनों वाक्यों को देख के। आज हम लोग आई की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आई एम अ टीचर, और मैंने कहा आई इज अ प्रोनाउन। दोनों वाक्य आई से शुरू हैं, लेकिन एक में आई के साथ एम दिख रहा है और एक में आई के साथ इज दिख रहा है। अगर किसी से मैं ये वाक्य लिखे बिना पूछता कि आई के साथ इज लगता है कि एम लगता है, तो वो कहता आई के साथ एम लगता है। और अगर मैं कहता आई के साथ इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य, कैसे इज लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप इस दोनों वाक्य को देखिए। आई एम का मतलब, आई एम का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी जो वक्ता है वो अपनी बात कर रहा है। वो ये जो आई है वो किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया, सॉरी, आई अपने लिए प्रयोग नहीं किया गया है, आई स्वयं के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, आई किस वक्ता के नाम के बदले प्रयोग किया गया है। जैसे आई एम अ टीचर का मतलब मैं अपने नाम, मैं अजितेश कुमार अपने नाम के बदले आई का प्रयोग कर रहा हूं। तो नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को देखूं ध्यान से, तो यहाँ पर आई किसी दूसरे नाम के बदले, किसी दूसरे के नाम के बदले प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं आई की बात कही गई है। आई इज अ प्रोनाउन। आई क्या है जी? एक प्रोनाउन है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर मेरे नाम के बदले आई आया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन ये आई किसी के नाम के बदले नहीं आया है, ये स्वयं के लिए आया है, तो आई यहां पर क्या है? नाउन है। जब भी किसी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए तो वो नाउन होता है। अच्छा, जैसे ये इज देख रहे हैं आप लोग, अगर मैं कहता ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, यहां पर इज क्या है बताइए? तो इज वर्ब है, यहां पर इज ही का वर्ब है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता इज अ वर्ब, जैसे मैंने पूछा इज क्या है, तो आपने कहा इज वर्ब है, तो इसी वाक्य को अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, इज अ वर्ब। अब बताइए, ये वाला इज तो वर्ब है, क्यों वर्ब है? क्योंकि ये वाला इज सब्जेक्ट है, इसी इज के बारे में हम बता रहे हैं। तो जब ये इज सब्जेक्ट है तो ये सब इज क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मतलब ये कि कोई भी शब्द जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो शब्द क्या बन जाता है? वो शब्द नाउन बन जाता है। भले वाक्य में उसका प्रयोग वर्ब के रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, किसी भी चीज के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो, एडवर्ब के रूप में हो, लेकिन जब आप उसके बारे में ही बात करने लगेंगे तो वो हमेशा नाउन का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना देखने में आसान होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है समझना। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको हम लोग प्रयोग के दृष्टिकोण से, वाक्य में कार्य के दृष्टिकोण से 8 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। यानी कि सारे शब्द किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके शब्दों के कार्य के आधार पर तय होते हैं, और इस तरीके से 8 अलग अलग भाग बनाए गए हैं। वाक्य में मुख्य रूप से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कोई नाउन करता है, वर्ब का काम स्वयं वर्ब करता है, और इन दोनों के लिए यानी नाउन और वर्ब के लिए और भी शब्दों की जरूरत पड़ती है। जैसे नाउन और प्रोनाउन के बदले किसी शब्द को लिखना हो, सॉरी नाउन के बदले किसी शब्द को लिखना हो, एडजेक्टिव नाउन और वर्ब को क्वालिफाई करना हो, क्लासिफाई करना हो, उनको जोड़ना हो, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग शब्दों की जरूरत पड़ती है। इसलिए टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं, और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर वर्ब पढ़ेंगे।
उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे। शुरुआत में हमारा लेवल 1 रहेगा। लेवल 1 में हम लोग, यानी हो सकता है कि मैं अगर आपको पहला वीडियो बनाऊं तो उसमें लेवल 1 तक सीमित रहूं। अगले वीडियो में, यानी जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाए तो मैं नाउन डिटेल में पढ़ाऊं, प्रोनाउन डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अकेले इन चैप्टर्स को पढ़ाने में कई कई दिनों का समय लगता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे रूल्स हैं। अभी आपने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक मेरा प्रयास रहेगा कि नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक पढ़ाते समय आपको इस लायक बना दूं कि आप ज्यादातर शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान सकें। इसके बाद फिर हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा ग्रामर पढ़ना है, काफी समय लगेगा। अगर आप धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी अच्छे से पढ़ा दूंगा, पूरा ग्रामर अच्छे से पढ़ा दूंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल तक सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा। वर्ड्स को भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, वर्ड्स को भी काफी डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं, ग्रामर की तरह ही। कंपटीशन के सिलेबस को भी, उसके अलावा 9, 10, 11, 12 के लिटरेचर और उनका जो कोर्स ग्रामर होता है, कोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, PYQ, MCQ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे से मैं इस सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके इसके वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहें, और अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई आपको पसंद है या आपको मेरे पढ़ाने से कुछ लाभ मिल रहा है तो आप और लोगों को भी ये रेकमेंड करिए। ठीक है, थैंक यू।